उसी के बारे में सोचते हुए कई बार मैं कुछ जरूरी काम भूल जाया करती थी। सारा दिन दुकान के बाहर बैठा रहता था, कभी फोन पर गाने सुनते हुए, शायद खुद गाता भी रहता था। मेरी बालकनी से थोड़े होठ हिलते हुए दिखते थे उसके। हद है, कैसे एक ही जगह सारा दिन निकाल देता है। क्या इसका कोई घर नहीं है? माँ बाप, भाई बहन कोई तो होगा। अक्सर मन में ये विचार कौंधा करते थे। इसका काम कैसे चलता होगा? दोनों हाथों की जगह बस कमीज की बाहें झूलती हैं। एक पास में ही बैठी भिखारिन बुढ़िया खाना खिला देती थी अक्सर। कभी एक बहुत ही पतला छोटा लड़का जिसकी आंखें गोल गोल थी और था टेढ़ी बाहर निकली हुई थी, बाल मटमैले, कहीं से आड़े कहीं से खड़े हुए, ऐसे लगते थे मानो सूखी हुई घास को कहीं कहीं पर जानवरों ने पैरों तले रौंद दिया हो। उसकी निक्कर की जिप खुली रहती थी, जिसको उसने बीच में से एक पिन से सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ दिया गया था। उसके पास आकर बैठा करता था और फोन पर बटनों को दबाया करता था। उन दिनों कुछ खास काम नहीं होने की वजह से दिमाग में ऊल झुलूल ख्याल आते रहते थे। आजकल टैलेंट की कदर कहाँ है, शिक्षा से ज़्यादा अनुभव का बोला बाल है। कल ही एक साक्षात्कार ने मुझसे पूछा गया कि आपकी क्वालिफिकेशन और नौकरी के बीच में इतना अंतर कैसे आया। मैंने कहा, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी। इस बात पर महोदया मुस्कुराई और फरमाया कि ठीक है, हम आपको सूचित करेंगे। मैं समझ गई, ये तजुर्बा भी कई साक्षात्कार देने के बाद ही हासिल हुआ है। पहले जवाब का इंतजार किया करती थी, आखिर इतने बेवकूफ़ बिना पढ़े लिखे काम कर रहे हैं और मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दीदी का फ़ोन था। वो कार्यरत है, शुरू से ही होशियार रही है हर काम में। मैंने उनसे ही सीखा सब कुछ। फ़ोन उठाते ही मैंने अपने रोने शुरू कर दिए। क्या निम्मी, नमन की इतनी अच्छी तनख्वाह है तो तुझे भला नौकरी करने की कहाँ ज़रूरत है? तू मस्त रहा कर। दीदी प्लीज़, तुम सब कुछ जानती हो तब भी बस अब कुछ करना है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दुनिया देश विदेश घूम रही है और मैं इस सड़े हुए किराए के मकान में पड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, सब्र रख, होगा एक दिन, सब कुछ होगा, तू चिंता मत कर। दीदी हमेशा की तरह दिलासा देने लगी। तुझे पता है वो मंजरी, अरे वही जिसने भागकर शादी की थी। हाँ हाँ याद है, वही ना जो एक शादीशुदा आदमी के साथ भाग गई थी और फिर उस आदमी की पत्नी ने उसको कमरे में बंद करके बहुत पीटा था। हाँ हाँ वही वही। और फिर मैं और दीदी बहुत हंसे। हाँ तो बताओ ना क्या हुआ? उसके बारे में कुछ बता रही थी तुम। अरे उस बेचारी को कैंसर हो गया है। ओहो, अरे ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ। हाँ, लोग कहते हैं कि उस आदमी की पत्नी की बद्दुआएं हैं सब। हाँ यार, पर इसमें आदमी का दोष कोई नहीं देख रहा। उसको क्या हक था अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी औरत से इश्क फरमाने का। और मुझे कुछ याद आ गया और मेरा मन बहुत खराब हो गया था। टेढ़ी और बात करके दीदी ने फ़ोन रख दिया और मुझे संसार के सारे मर्दों पर गुस्सा आने लगा। मैं चाय का कप लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। सामने सड़क के उस पार बाजार में रौनक होने लगी थी। लड़कियां अपने पुरुष मित्रों के साथ कुछ खाने खरीदने आ गई थी। इतनी दूर से भी
मैं उनके चेहरे पर एक गर्व की चमक महसूस कर पा रही थी। मटके वाली अम्मा आज भी चाय की चुस्की के साथ बगल वाली सब्जी लेकर बैठी हम उम्र अम्मा से अपने पुत्र वधू की बुराई कर रही थी। बस क्या बताऊं, गुलाम बनाकर रख दिया है मेरे बेटे को। बैठ कहने से बैठता है, खड़े होने से कहो तो खड़ा होता है। भैया मुझे तो शक है कि रात को हाथ पांव भी दबाती होगी। इस बुढ़िया को कौन पूछता है? सारा दिन इन मिट्टी के खिलौनों पर रंग करके हाथ, गर्दन और कमर की ऐसी की तैसी हो जाती है। सारी रात करहाती हूँ, पर मजाल है दोनों में से कोई पूछ ले। साली चुड़ैल ने मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया है। बदले में सब्जी वाली ने और 2-4 बुरी बहुओं के बारे में विचार प्रस्तुत किए और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसके बेटा नहीं है। भैया जब तक हाथ पांव चलेंगे हम बूढ़ा बुढ़िया काटते रहेंगे जिंदगी। 4 लड़कियां हैं, कभी बुरा वक्त आया तो देख लेंगे, नहीं तो अल्लाह मालिक। मुझे उसके विचार कुछ ठीक लगे। वह लड़का हेडफोन लगाए था और बुढ़िया उसे थोड़ी थोड़ी देर में चाय पिला रही थी। गोल कंचे जैसी आंखों वाला लड़का शायद कुछ लिख रहा था। इतना आकर्षक और साफ सुथरा भिखारी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ रंग, करीने से कड़े हुए घने बाल, चेहरे पर वही 22-23 की उम्र में रहने वाला नूर। क्यों भीख मांगने पर मजबूर हुआ यह? कहाँ है इसका परिवार? यह बुढ़िया क्या इसकी कुछ है? नहीं नहीं, ये तो थोड़ी गंदी दिखती है और काली बदसूरत भी है। यह नहीं हो सकती। जाने दो, मुझे क्या, जो भी है। फिर मैं अपनी ही परेशानियों से घिरने लगी। एक एक करके वे मुझे अपनी उपस्थिति से अवगत कराने लगी। कहने लगी कि मुझे किसी और के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। मैं पहले उनसे भिड़ूं, उनसे निपटूं। बहुत कुछ करना है। जब अपने से बहुत बेवकूफ़ या उम्र में छोटे लोगों को 40-50 हज़ार का पैकेज उठाते देखती हूँ तो मन में टीस सी उठती है। जब दूसरी लड़कियों को बिना टैग पड़े कपड़े खरीदते और अपने आप को चोरी से टैग पड़कर हैंगर पर वापस लटकाते हुए पाती हूँ तो मन होता है कि शॉपिंग मॉल ही आना बंद कर दूँ। जब टेढ़े मेढ़े शक्लों सूरतों की लड़कियों को गॉगल्स लगाकर मर्सरीज या ऑडी चलाते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी रिक्शों, शेयरिंग ऑटो या बसों में धक्के खाते ही निकल जाएगी। आहा भरकर मैं अंदर चली गई। कुछ सोचते सोचते फ्रिज खोला कि रात के खाने के लिए कुछ बना लूं। कुछ ऐसी सब्जी नहीं दिखी जिसको खाकर मन कुछ ठीक हो। या फिर अंदर से आवाज़ आई, हे भगवान, फिर खाना बनाओ। एक बार बहुत पैसे आ जाएं तो रसोइया रखूंगी। सीमा कितनी सुखी है। रसोइया खाना बना जाता है और वो अपने नाखूनों को आकर देती है हुई नेल पेंट लगा रही होती है। यही सोचते सोचते 2 टमाटर वे वजह ही निकाल लिए थे। जैसे ही ख्यालों से बाहर आई तो दिमाग पर जोर डाला कि क्यों निकाले। कुछ समझ नहीं आया तो वापस रखने पड़े। पिछले कुछ महीनों से दिमाग पर पैसा कमाने का भूत सवार था कि किसी और दिशा में उसने कार्य करना ही बंद कर दिया था। भूलने की बीमारी हो गई थी सो अलग। उस दिन तो हद ही हो गई जब कूड़ा लेने आए लड़के को मैंने स्त्री के कपड़े थमा दिए। जब वह वहाँ ही खड़ा रहा, मेरी ओर ताकता रहा, तो मैंने कहा, शाम तक दे देना। बेचारा भला था। बोला, ठीक है,
ये कपड़े मैं धोबी को दे आऊँगा, पर आप कचरा तो दे दो। ओफो, मैंने कहा सॉरी भैया, मैं ही दे दूँगी, और कपड़े वापस ले लिए। बहुत शर्म महसूस हुई उस दिन। रात को सोचती रही, कभी अपने अतीत के बारे में तो कभी भविष्य के बारे में सपने बुनती रही। कब धीरे से नींद में अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। सुबह जब चाय लेकर बालकनी में गई तो देखा कि बुढ़िया उस लड़के का मुंह धुला रही है और एक हाथ में टूथब्रश है। छोटा लड़का बगल वाले ठेले पर बैठा एक गोल मटोल पिल्ले के साथ खेल रहा था। पिल्ला उसको कभी यहाँ कभी वहाँ चाट रहा था तो उसे गुदगुदी हो रही थी और वह ही करता हुआ पिल्ले को हटा रहा था। अभी ट्रैफिक का शोर बहुत कम था, बस सड़क की सफाई करने वाले धूल का गुबार उड़ा रहे थे। चाय की रेड़ियाँ शुरू हो गई थी और कुछ जल्दी काम पर जाने वाले लोग चाय पीने लगे थे। वहीं चाय पीने आए एक लड़के ने मंगू को कुछ पैसे दिए और थोड़ी देर बात करके चला गया। मुझे मंगू पर दया आई। हाँ, शायद इसी नाम से बुलाते थे लोग उसे। बुढ़िया ने वो पैसे रख लिए और मंगू के कान में हेडफोन लगा दिया और शायद कोई नंबर मिलाया। मैं अंदर आई तो मन में अजीब बेचैनी थी, एक उत्सुकता थी उसके बारे में जानने की। एक इच्छा अंदर ही अंदर पनप रही थी उससे बात करने की। मन में अपने आप ही निश्चय कर लिया कि आज जाकर बात करूंगी उससे। सोचे जिसको जो सोचना है। दिमाग में ही सूची तैयार कर ली थी कि बाजार से क्या क्या लेना है, जबकि दिमाग वाली सूची कभी कामयाब नहीं हो पाई थी। कुछ ना कुछ कर ही जाता था और फिर दोबारा जाने की झुंझलाहट को कुछ हद तक मैंने दूर करना सीख ही लिया था। आखिर अनुभव भी कोई चीज होती है। मुझे बाजार जाने और विशेषतः सब्जी खरीदने जाने में कभी खुशी या उत्साह महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस दिन एक अनोखी उत्सुकता थी अपने कथा पात्र से मिलने की। मैं वहां पहुंची तो वह उस कुपोषित बच्चे को कविताएं सुना रहा था और समय समय पर निर्देश भी दे रहा था। मैं वहां खड़ी रही और बात करने में कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई तो अचानक सूझा कि कोई पता ही पूछ लेती हूँ। अरे भैया, यहाँ कोई हार्डवेयर की दुकान होगी यहाँ? इस प्रश्न पर दुकान वाले भाई साहब बोले, मैडम अगली गली में है। उनकी मुस्कान कुछ विशेष बड़ी और नकली थी। हद है। अब मैंने फ़ोन निकाला और कुछ देर व्यस्त होने का नाटक किया ताकि यह भाई साहब किसी ग्राहक में वे व्यस्त हो जाएं। अब सही समय है। मैंने फिर प्रयास किया। भैया आप? माय नेम इज मंगेश सिन्हा मैम। आई नो यू स्टे इन दैट अपार्टमेंट राइट? मेरा तो दिमाग ही घूम गया, जैसे सांप सूंघ गया हो। थोड़ी देर तक बोल ही नहीं पाई। मैम, मैंने बहुत बार सोचा आपसे मिलने आने के लिए। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं ना? मुझे ग्रामर की क्लासेस लेनी थी। मेरी स्पोकन तो ठीक है, थोड़ी ग्रामर की प्रॉब्लम है, लेकिन आप तो मतलब यहाँ फिर मेरा मतलब आप इंग्लिश साइंस ग्रेजुएट हूँ मैम। एक हाथ से मैं अपना परिवार खो बैठा और मेरे हाथ यह अंकल। उसने दुकान वाले भाई साहब की तरफ देखा। वहाँ उस वक्त मौजूद थे, सो मुझे अपने साथ ले आए। ही इज़ वेरी काइंड मैन, ही ओनली टुक केयर ऑफ मी। भाई साहब मुझे देखकर मुस्कुराए। उनके मोटे होठ फैल कर कानों तक आ गए और उन्होंने गर्व से मेरी ओर देखा। यह एक अवार्ड विनिंग स्माइल थी।
आई एम नॉट अ बगैर मैम। फ़ोन पर स्पोकन इंग्लिश की फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। बदले में स्टूडेंट्स मेरा फ़ोन रिचार्ज करवा देते हैं। मुझे ज़िंदगी काटनी तो थी मैम। पहले बहुत दुखी रहा करता था। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। मन करता था आत्महत्या कर लूं। फिर एक दिन ऐसे ही टीवी पर एक मोटिवेशनल स्पीच आ रही थी। सुनकर लगा कि कुछ करना चाहिए। मैंने अंकल से इस विषय पर बात की तो वह बहुत खुश हुए और कहा कि मैं उनके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। बस वहीं से हुई खुश रहने की शुरुआत। फिर एक दिन दुकान पर कोई दो मित्र आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे। मुझे लगा इन्हें शायद और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक ने कहा कि कोई मिलता ही नहीं है जिससे बात करके इंग्लिश बेहतर हो जाए। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि मुझसे प्रतिदिन 30 मिनट या 1 घंटा बात करो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वे लड़के बहुत खुश हुए और बस तब से ही इन्हीं सब कामों में समय व्यतीत होता है। तो आप मुझे ग्रामर की क्लास देंगी ना मैम? मैं ख्यालों से वापस आई या फिर शायद खो गई थी उसकी बातों में। वह बैठा था, मैं खड़ी थी, पर मैंने बौना महसूस किया अपने आप को। आंखें नहीं मिला पा रही थी, जैसे वह कोई चढ़ता हुआ सूरज हो और मैं देख नहीं पाऊंगी।